नसतो. ओके. मग किती लिमिटने आपल्याला डोनेशन केलं पाहिजे? एक काम करूया, पूर्ण पैसा ॲज अ डोनेशनच आपण जमा करूया ना, कधी लाईफमध्ये इन्कम टॅक्स लागणार नाही. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मी काय बोलण्याचा विचार करतोय? इट मीन्स तुमचं डोनेशन पण जर इन्कम टॅक्समध्ये दिलेल्या लिमिटच्या एक्सीड आहे, इट मीन्स यू आर अ ब्लॅक मनी जनरेटर. तुमच्याकडे खूप काला पैसा आहे, तुमच्यावर टॅक्स लागू शकतो आणि मग त्यांचे नॉब्स स्टार्ट होणार आहेत. आणि ते नॉब्स काय आहेत? अंडर द इन्कम बिझनेस. इट मीन इन शॉर्ट, जर बिझनेस बघितला तर बिझनेसमध्ये डोनेशन हा कन्सेप्ट काय आहे? इन लास्ट इयर आपण कॉमन लेक्चरमध्ये शिकलेलं आहे, CSR, social responsibility. Under social responsibility they are opening schools, college and etc. आणि मग त्याचे ते लोकच मेंबर बनणार आणि ते लोकच ती सोसायटी चालवणार आणि मग ते लोकच तिथून इन्कम घेणार. इट मीन्स त्यांचंच डोनेशन, त्यांचंच इन्कम अँड ऑल. इट मीन्स ड्युअल वर्क देअर, बट ऑल वर्क फॉर टू प्रिझर्व युअर टॅक्स. ओके. आणि मग अशा टायमिंगला आपण काय करू शकतोय, की आपण कसं वाचू शकतोय किंवा टॅक्स कसं आपण एक्झॅक्ट इन्कम टॅक्स होल्डर तुम्ही त्याला कसं पकडू शकताय, हे आज आपण स्टडी करणार आहोत. ओके. तो लास्ट लेक्चर में जो हुआ था उसके रिलेटेड कोई बता सकता है मुझे? हेलो, लास्ट लेक्चर में किस टॉपिक तक हुआ था? सिंगल एंट्री सिस्टीम. सिंगल एंट्री सिस्टीम एक सिंपल कॅल्क्युलेशनसाठी असते. आणखी त्याच्यानंतर मग ते पण आपण यूज करू शकतो इथे. आणि आपली जी आधीपासून जी मेथड आहे जी आपण यूज करतो, कुठली? वर्टिकल अकाउंट. हां, वर्टिकल फॉर्ममध्ये कुठली अमाऊंट टॅक्सेबल असते? कुठली अमाऊंट? खाली सर्व इंटरेस्ट वगैरे सर्व लेस झाल्यानंतर जी येते ना, नेट प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर टॅक्स की बिफोर टॅक्स? आफ्टर इंटरेस्ट. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट. इट इज बिफोर टॅक्स. इट कॉल इट नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स, नॉट आफ्टर इंटरेस्ट. असं नाही आहे माझ्या हिशोबाने. इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. ओके नाजनीन? जी सर. हफ्सीन का थे? हफ्सीन बाहर गेली कथा तरी. चलो ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो इन लास्ट लेक्चर जस्ट ब्रीफली हमने बताया था कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है. इट मीन्स इनकम, एक्सपेंडिचर एंड ऑल. वो एक वे है. बट आज मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर शो किए जाते हैं जो नॉन टैक्सेबल होते हैं. इट मीन्स डोनेशन एंड ऑल. एंड वे ऑफ दिस कि वो लोग क्या करते हैं, डोनेशन में बड़ी अमाउंट दिखाने का तो नेट प्रॉफिट छोटा होगा, और इफ़ यू आर शो द लेस नेट प्रॉफिट, उसमें से पहले से ही 2,50,000 एग्जेम्प्टेड होते हैं, वो लेस हो जाएंगे और छोटी अमाउंट पे टैक्स लगेगा. तो ऑन दैट टाइम हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो टैक्स कैलकुलेट करने वाला है, वो खुद एक टैक्स होल्डर के हिसाब से एक पर्सन ही है. वो कोई मशीन नहीं है जिसको तुम यू नो एक मशीन के अंदर कैसा जस्ट एक इन्वॉल्व किया रहता है कि लाइक अगर ऐसा रहेगा तो इज अ टैक्सेबल, ऐसा रहेगा तो नॉन टैक्सेबल, राइट? बट ये टाइम ऑफ मशीन है. ऑन टाइम ऑफ नॉन मशीन लाइक पर्सन, वो तो अपने माइंड से चलने वाला है. और अगर कोई माइंड से चलने वाला है तो वो अपने आइडियाज के हिसाब से, जो आइडियाज तुम फॉलो करते हैं, एक्चुअली आल्सो फॉलो दिस आइडिया, आल्सो फॉलो दिस आइडिया. तो वो आइडियाज क्या है, वो तुम्हें 2 मिनट के अंदर थिंक करना है और मुझे शेयर करना है. तब तक मैं ज़रा तो मुझे कोई शेयर कर सकता है एक 1 by 1 आइडियाज़?
ओके हॅलो वन बाय वन अंकिता अशी कुठली आयडिया आहे त्याने तू एक टॅक्स होल्डरला पकडू शकतेस की तो पैसा लपवण्याचा प्रयत्न करतोय नाजनीन ओके लेट स्टार्ट टुडे वी आर स्टडी द डिडक्शंस एंड ऑन दिस डिडक्शन म्हणजे वो डिडक्शन कैसे उनके ऊपर यानी यूज कर सकते हैं फॉर प्रिजर्विंग योर टैक्स ओके और वो जो पॉइंट है वो एक मेन पॉइंट है जो टुडे सिलेबस में हमें कवर करना है देन वी आर स्टार्टेड यू आर द प्रॉब्लम तो फर्स्ट इज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 35 फर्स्ट क्लाउज फर्स्ट उसने बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू असेसी बिजनेस यानी अपने बिजनेस के रिलेटेड में कोई साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है एंड एनी रिसर्च इज बेनिफिट फॉर सोसाइटी राइट और रॉन्ग hello right or wrong right now that's why the amount contribute under this research methodology are 100% exempted it means the amount are crore and all अभी एक शॉर्टकट इसको याद रखने के लिए तुम कोरोना को याद रख सकते हो तो नंबर ऑफ बिजनेसमैन एंड टैक्स फोल्डर जितने भी थे अभी के बिजनेसमैन उन्होंने करोड्स में अमाउंट डोनेट किया है इन चीफ मिनिस्टर फंड तो रीजन इज कि तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता है दे वांट टू प्रिजर्व द टैक्स वो टैक्स बचाने के लिए उन्होंने किया यहाँ से वहाँ से चीफ मिनिस्टर फंड की एक रिसीप्ट क्या आ गई हमारे उतने अमाउंट का जो टैक्स था करोड़ अमाउंट का जो टैक्स था डायरेक्टली हमने एग्जम्प्टेड कर दिया अंडरस्टैंड यानी जो उस 1 करोड़ 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ जिसने भी डोनेट किया होगा वो 100 करोड़ कंप्लीटली एग्जम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लाउज सेक्शन 35 क्लाउज 1 देन उसी क्लाउज में उसने क्या बोला है नोटिफाई अप्रूव रिसर्च असिस्टेंट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूट अगर तुमने कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाए लाइक बड़े कॉलेजों से जहाँ पीएचडीज किए जाते हैं और वहाँ पे तुम अगर वर्क कर रहे हो और किसी रिसर्च को साइंटिफिक रिसर्च को वहाँ वर्क दिया जा रहा है देन 150% आर एग्जेम्प्टेड ऑफ योर टैक्स अंडरस्टैंड हेलो हेलो हाँ सर कळतंय का मी काय म्हणतो की एक्झम्प्टेड मीन्स आपण जो एक्सपेंडिचर घेणार आहोत इन्कम एक्सपेंडिचरमध्ये कुठलंही एक पॉईंट ह्यातून आलं लाईक रिसर्चमध्ये इन्व्हेस्ट झालेलं आहे और द सी अंडर द एक्सपेंडिचर अंडर CSR लेबर वेलफेयर एंड एक्सेट्रा जो कुछ भी क्लाउज है इफ यू आर सिलेक्टेड लाइक दिस if you are selected like this then the amount are exempted under income tax the amount are exempted under income टैक्स अब वो कैसी है तो देखो उसने नोटिफाई अप्रूव द रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर सोशल साइंस इट मीन्स सोसाइटी फिर वो पॉलिटिकल साइंस रहेगा साइंटिफिक रिसर्च रहेगा और कोई भी सोशल साइंस मीन्स द रिलेटेड टू द सोसाइटी इकोनॉमिकल रिसर्च हो सकती है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू जोग्राफिकल डेवलपमेंट इट्स द सोशल साइंस रिसर्च देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर अब कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट यूर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी तुमने फर्नीचर परचेज की इज नॉट एग्जम्प्टेड लुक हियर उसने बोला है इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द असेसिस बिजनेस तुम्हारे बिजनेस के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसके लिए जो बड़ी मशीनरीज यू आर बाय फ्रॉम द फॉरेन एंड ऑल्सो इन नेशन ओके इट इज एग्जम्प्टेड ओके कौन किस लिए तुमने मशीन खरीदा है फॉर रिसर्च इट मीन्स तुम लोग कोई भी मशीन खरीद सकते हैं और यूज उसके लिए रिसर्च के लिए दिखाएंगे तो अमाउंट ऑफ दिस कैपिटल आर एग्जम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये अप्रूवल तुम्हें समझ में आ रहा है द ऑल थिंग हाँ हे exemption okay from these exemptions the illustration is here the simple format is there अब ये फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है जैसे मैं तुम्हें बताया कि इनकम एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना है ओके द फॉर्मेट इज हियर द लुक हियर income from the business from the receipt and payment account receipt it means income payment is mean your expenditure okay तो business receipt और your profit
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके अंदर वो क्या करता है, नेट प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम जितने हैं वो ऐड करके लेता है, हाँ, और उसमें से पेमेंट और लेस करता है। उसके बाद जो पेमेंट डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट आने वाली है, इट इज अ नेट फ्रॉम द बिजनेस, नेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, इन दिस अमाउंट इज टैक्सेबल, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। और फिर टैक्सेबल अमाउंट से उसने जो ये कंटेंट तुम्हें दिया हुआ है, द 7 to 8 कंटेंट, दे आर इग्नोरिंग और एग्जम्प्टिंग हियर, लाइक हियर उसने बोला है इग्नोर फॉलोइंग रिसिप्ट, कैपिटल रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम अंडर द अदर हेड, इनको वो इग्नोर करता है। अब वो अदर हेड कौन से होंगे, लाइक हाउस प्रॉपर्टी, जिसका हमने अगर अलग से कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पे उसको छोड़ना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी वैसे भी ड्रॉविंग्स होती है, खुद का घर होता है, उसका रेंट हम खुद के लिए लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं लेते, दैट्स व्हाई इट्स एग्जेम्प्टेड हियर। ओके, अंडरस्टैंड? मैं फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कळतंय का हाँ नाजनीन? हाँ हेलो, जी जी सर. समजतंय ना? नाही, एकदा वापिस जरा समजवा ना. बिगिनिंग स्टार्टिंग शी. बिगिनिंग हो, ओके, फॉर्मॅट. फॉर्मेट के वरचा पण ही पण नाही, वाचा नको, खाली फॉर्मॅट. तो फॉर्मेटला लक्ष देऊन बघा काय. फर्स्ट इयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होता है ना वो, देन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट रिसिप्ट, इट मीन्स इनकम कंप्लीट, जितने भी तुम्हें इनकम हुए ना बाय सेल, बाय इंटरेस्ट एंड ऑल टाइम ऑफ बिजनेस, उन सब की टोटल करने की। अभी छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे इसके बाद, उससे तुम्हें वो ईजी समझेगा। उनकी टोटल करने का लेस पेमेंट। अब पेमेंट में किस किस को हमें छोड़ना है, तो उसके लिए उसने यहाँ लीज बना के दिया है, रिलेटेड टू रिसर्च, रिलेटेड टू रिसर्च या फिर सोशल बेनिफिट के लिए जो काम किया होगा CSR वगैरह के अंडर, द अमाउंट इज एग्जम्प्टेड, उसको नहीं लेना है। रिमेनिंग ऑल एक्सपेंडिचर लाइक परचेस ऑफ स्टेशनरी, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड ऑल थिंग आर सिलेक्टेड फॉर एक्सपेंडिचर, और उसको फिर यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं, और एड लेस के बाद जो अमाउंट आएंगी, द अमाउंट इज टैक्सेबल। अंडरस्टैंड? हेलो, हो, समजला? आणि ती जी टॅक्सेबल हो. अमाऊंट आहे त्यांनी इग्नोर काय करायला सांगला नाही, तर इग्नोर करायला सांगल्याने द सेम थिंग, द इग्नोरिंग दॅट टाइम, अँड दिस इग्नोरिंग आर विच वन इग्नोरिंग है? तो फर्स्ट इग्नोरिंग इज द इग्नोरिंग ऑफ इनकम from the capital receipt, then ignoring from expenditure of expenses। कौन से एक्सपेंडिचर? जो अदर हेड के अंदर लिए हुए हैं, इट मीन्स हेड ऑफ सैलरी और हेड ऑफ कैपिटल। कौन सा कैपिटल? रेंट, इनकम फ्रॉम रेंट। अब रेंट यानी हाऊस प्रॉपर्टी, अगर हाऊस प्रॉपर्टी का अलग से कॅल्क्युलेशन करत आहात तुम्ही वेगळं, आणि जर तुम्ही पुन्हा इथे हाऊस प्रॉपर्टी दाखवून पुन्हा एक्सपेंडिचर दाखवताय, इज ड्युअल एंट्री, इज अ एरर ऑफ ओमिशन, इट मीन्स ड्युअल एंट्री होते, एक एंट्रीला दोन वेळा वापरलं गेलं, एक एक्सपेंडिचर दोन जागी वापरलं गेलं, एक पावती एक खर्च दोन वेळेला दाखवलं गेलं, तर हे नॉट एक्सेप्टेड आहे। तर एक जागी कुठेतरी एक्सेप्टेबल, दुसऱ्या जागी इग्नोर केलं गेलंय, तर कुठे इग्नोर करायचं? इन बिझनेस। ओके, अंडरस्टँड? हेलो, हो. देन सम इग्नोरिंग टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम कौन से रिसीप हम नहीं ले सकते? जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, इट मीन्स असेट परचेज करने के लिए तुम्हारा अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो नहीं ले सकते, बिकॉज इज योर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, बट एज सिंपल एज कंपेयर टू योर कैलकुलेटेड उसका एक्सपेंडिचर के ऊपर होने वाला एक्सपेंसेस है वो ले सकते हो। डेप्रिसिएशन यहाँ मेंटेन ही हो ऑन दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मशीन खरीदे उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, लेकिन मशीन की कॉस्ट नहीं ली जाती है। कभी लिए प्रॉफिट एंड लॉस में टू परचेस ऑफ मशीनरी? नहीं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिया जाता है। इस बात को हमें याद रखना है। ओके, हियर दिस फॉर्मेट को फिर से उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में यूज़ किया है, जिसमें उसमें फ्रिंग बेनिफिट टैक्स एंड ऑल, टैक्स बिफोर टैक्स एंड ऑल। तो हम लोग एक बिगिनिंग का छोटा सा प्रॉब्लम है एज पर दिस फॉर्मेट, वो हम शो कर रहे हैं। मैंने जो यार शो करना चाहता हूँ उसको देखेंगे। तो एज पर दिस सॉल्यूशन, अभी के फॉर्मेट के हिसाब से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उसने बना के दिया है में। इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को अगर देखेंगे तो मिस्टर ए इज अ पार्टिसिपेंट चार्टर अकाउंट है। चार्टर अकाउंटेंट इट मीन्स योर प्रोफेशनल वर्क, not for benefit, not for profit, just for benefit। Okay, in Mumbai for the year 31st March 2019, receipt and payment account
वेयर एज फॉलो। रिसिप्ट इट मीन्स इनकम, यानी इन सब की टोटल होंगी लेस एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट किया जाएगा, एंड द अमाउंट इज योर टैक्सेबल इनकम। योर टैक्सेबल इनकम। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? हेलो, समजलं का वैभवी? हा सर. इव्हा इथे सिंपल प्रॉब्लेम दिले नाही, आधी रिसिप्टचे कंटेंट दिले नाहीत आणि मग पेमेंटचे कंटेंट दिले नाहीत. त्या रिसिप्टचे ॲडिशन करायची, त्यातून पेमेंट डिडक्ट करायचं. आन्सर जो येईल तो तुमचा टॅक्सेबल इन्कम. नाजनीन, हॅलो, अंकिता, हो सर समजतंय. समजतंय ना? बघ इथे रिसिप्ट आहेत ना त्यांची टोटल. आता आपण मेन गोष्ट शिकणार आहोत की कुठले रिसिप्ट घ्यायचे, कुठले रिसिप्ट नाही घ्यायचे. तर अशा रिसिप्ट ज्या तुमच्या फिक्स असेट बनवणार आहेत किंवा लायबिलिटी बनवणार आहेत त्या घ्यायच्या नाही. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अशा रिसिप्ट किंवा अशा पेमेंट दे आर जनरेटिंग asset or liability. It means purchase of furniture is a asset, purchase of machinery is a asset, payment of then purchase of share is a asset, okay, then issue of shares is a liability. हे ह्या गोष्टी आपण इग्नोर करायच्या आहेत. रिमेनिंग आर यूज फॉर द युअर सॉल्युशन. इट मीन्स वन बाय वन बघूया. फर्स्ट, फीज रिसीव्ह फ्रॉम द क्लायंट. फीज भेटली आहे, इट इज युअर इन्कम, ओके, इट इज रिसिप्ट, हे घेऊ शकतोय. देन रिटर्नशिप फीस आहे, फीस इट मीन्स इन्कम, घेऊ शकतोय. देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉझिट विथ बँक, इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉझिट विथ बँक. एफ डी जस्ट फिक्स डिपॉझिट असतं तर आपण नाही घेतलं असतं, पण फिक्स डिपॉझिटवर आपल्याला जो इंटरेस्ट भेटतोय हे आपण आपल्यासाठी एक बेनिफिट आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. देन रेंट रिसिव्ह फ्रॉम सब लेटिंग टेबल स्पेस. आणि आपणच आधी बोललेलं आहे की रेंट वगैरे जो आहे त्याच्यासाठी आपण हेड ऑफ इन्कम प्रॉपर्टी बघतो आणि प्रॉपर्टीला रेंटवर देतो. ओके, तर H2O च्या अंडर येणार आहे म्हणून ह्याला आपण इग्नोर करू अँड टाइम ऑफ इन्कम, बिकॉज ह्याचं कॅल्क्युलेशन आपण हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये कॅल्क्युलेट करणार आहोत. आपण जेव्हा हाऊस प्रॉपर्टी देणार आहोत त्यात म्हणजे ते आपण जेव्हा घर देतो तेव्हा घरचं भाडं घेताना तो पार्ट तिथे ॲज अ कॅल्क्युलेशन यूज होतो. ॲज कम्पेअर टू द पेमेंट, सॅलरी ऑफ असिस्टंट, इट इज अ बेनिफिशियल वर्क अँड ट्रेडिंग वर्क, हे यूज करायला लागणार आहे. रेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी also calculated there. Then printing and stationery, car hire and taxi fare, also calculation there. Life insurance premium, income tax is not taking here because आपण आधीच टॅक्स कॅल्क्युलेट करतोय. मग आधीच टॅक्स जर त्याने लिहिलं नसेल मग आपल्याला टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्याची गरज आहे का अंकिता? नाही. वैभवी, वैभवी, इन्कम टॅक्स इथे येईल का? नाजनी, जी इनकम टैक्स आ सकता है यहाँ पे? नाही. बिकॉज वी कैलकुलेट द इनकम टैक्स. ओके, ऑल्सो उसके नीचे देखो उसने बोला है टाइपराइटर परचेज, द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज टाइपराइटर परचेज. दिख रहा है? हाँ या ना, कुछ तो हो. बोलो. हाँ, तर टाइपराइटर इज अ असेट, आणि मी आधीच बोललोय असेट किंवा लायबिलिटी काय जनरेट होतोय तुमच्या ह्या रिसिप्ट मधून, इट इज नॉट कॅल्क्युलेटेड ऑन टाइम ऑफ युअर टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम इन्कम जनरेशन. तर ते काय आहे, असेट परचेस करतोय, कॅपिटल रिसिप्ट आहे, इट इज इग्नोरिंग टाइम ऑफ कॅल्क्युलेशन. तर आपण सॉल्युशन बघूया ह्याचं. तो फर्स्ट कंसिडरेशन हम इसके अंदर क्या लेंगे, ऑल रिसिप्ट, और रिसिप्ट लेंगे जो हमने यहाँ सिलेक्ट किए. अंडर दिस रिसिप्ट द फर्स्ट के देखो क्या आया हुआ है, फीस रिसीव फ्रॉम क्लाइंट. ओके, आवाज आ रही है ना? हो.
How much amount? $50,000. Okay, mention here. Lecture संपायला वेळ संपवतो. Then the next posting, interest on FD. How much amount? Amount बोलायची आहे ना इज तुमच्या समोर. Interest on FD किती आहे? 12,000. Okay. Then interest on FD with public companies. Another with public company. Amount बोलो कितनी है? 5,000. Okay, like this remaining receipt, 3,000 आहे ना? rent receive. How much rent is received here? Rent receive 1,200. Okay. Then here total receipt. Total receipt कितना होगा देखो 50. अमाउंट कितनी आती है? कॅल्सी आहे का? कोणी घेतलं नाही का? $68,200. Very nice. Then from them all रिसीट के बाद पेमेंट उसमें से डिडक्ट करेंगे. ओके, पेमेंट आर डिडक्टेड. अब नंबर 1 पेमेंट क्या है देखो, सैलरीज. हाउ मच अमाउंट सैलरी? 6,000. रेंट, पेड रेंट हाउ मच है? 9,600. समझ रहे हैं ना सबको? हेलो, हा समजते. समजते? समजते. ओके ओके. त्यानंतर टेलिफोन चार्ज. हे बघा, हे सॉल्व करताना तुम्ही जर एवढं पाठ ठेवलं ना की प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये येतं ते सर्व आपल्याला घ्यायचं आहे, असेट अँड लायबिलिटी मध्ये येतं ते नाही घ्यायचंय, तर तुमचा प्रॉब्लेम इझिली येईल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो. टेलीफोन चार्ज कितना है देखो 3,600. ओके, उसके बाद देखो प्रिंटिंग है स्टेशनरी, ये आता है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रिंटिंग है स्टेशनरी आता है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? हो. हो ना, ये तो ओके. उसके बाद देखो क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद कार हायर, हायर रेंट, जितना भी हायर रेंट है हायर परचेज का वो लिखेंगे. कार हायर एंड टैक्सी फेयर 3,000. देन लाइफ इंश्योरेंस LIC पॉलिसी, LIC प्रीमियम. ओके, हाउ मच अमाउंट LIC प्रीमियम? 3,000. देन कैलकुलेटर लिए ना टोटल करने के लिए. इनकम टैक्स इज नॉट सिलेक्टेड. 5,000 नहीं आएगी. गिफ्ट, अगर किसी को गिफ्ट किए तो गिफ्ट की अमाउंट अल्सो टैक्सेबल.
how much? 1000. And last one, look here, typewriter purchase is a asset, typewriter asset for you, so never included here. Done. अब देखो यहाँ कुछ रह गया है क्या? रिसेप्शन फी, ओ सॉरी, इंटरेस्ट की जगह और एक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, रिसेप्शन फी. ओ 12,000 और इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? 3,000. इसको जरा रीटोटल करो. हेच करेक्शन मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला. आवाज नाही आलं वैभवी तुझा. सांगितलं मी 3000 येईल म्हणून. बोला किती झाले टोटल? 50,000 प्लस 12, 71,200. 71,200. आउट ऑफ दिस पेमेंट के 6,000 ये टोटल पेमेंट डिडक्ट करनी है. हाँ करो. $27,400 मतलब पेमेंटचा ही टोटल हाँ ती तिनं 7. मायनस करून 71,200 मायनस 27,400 43,800. It is your taxable income from business and profession. Okay, done. सिंपल है. हो जमल. हो जमेल. ओके ठीक है. लेफ्ट योर लेक्चर नाउ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल एक प्रॉब्लम और देखें. ओके 12,000 tax.